राहु चंद्रमा 8 6 12 2, जन्म कुंडली के घर 8 6 12 2 में हूं। अब ध्यान करिए, 8 6 12 2 क्या है? 6 8 12 और 2, ये सब 25 25% की दृष्टि से मिलते हैं। राहु चंद्रमा। अब देखिए यहां पे एक और बात, एक और बात मैं कह देता हूं कि राहु चंद्र 6 8 12 2, इस सूत्र को समझिए। चंद्रमा किसी भी घर में हो और राहु किसी भी घर में हो या इकट्ठे हो, दोनों मिल रहे होंगे। चंद्र 2, राहु 6, 2 और 6 मिले हुए होते हैं। राहु 12, चंद्र 6, तब भी मेल मुलाकात हो गई। किसी भी घर में हो ये मिल जाए। पॉइंट समझिएगा। और इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। और जो जन्म कुंडली थी वहां पे, उसमें भी गुरु चंद्र के साथ राहु इन्वॉल्व था। इस बात को समझिए। ये कारण था कि उस लड़की को मानसिक विकार इस स्थिति तक आ गए कि उसके मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, कम उम्र से ही, बचपन से ही। और उस बच्ची के बृहस्पति को, क्योंकि राहु 3 और ऊंच का राहु है, ये ध्यान करिए। और 11वें घर में तीसरे घर की 50% दृष्टि जाती है। मैं तो अब ये 6 8 12 में 25% की बात कर रहा हूँ, ये तो 50% से भी ज्यादा बुरी दृष्टि है मैक्सिमम हालात में। इस बात को समझ। राहु ने बृहस्पति और चंद्र को देखा, लेकिन बृहस्पति चंद्र में जो सूत्र काम करता है वो ये है कि बृहस्पति चंद्र किसी दुश्मन को देखें तो खुद बर्बाद हो जाए, और बृहस्पति चंद्र को कोई दुश्मन देखे तो वो दुश्मन बर्बाद हो जाए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग थी। इस बच्ची के माता पिता बृहस्पति और चंद्र की उम्र यानी कि 16 और 12 में बर्बाद हो जाए। ये बच्ची का जो टेवा है, आप लोग देखिए उस ग्रुप में, उस टेवे को संभाल के रखिए। उस बच्ची के जन्म अच्छे भरे परिवार में हुआ होगा, रुपए पैसे से संबंधित हालात अच्छे नेक रहे होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस बच्चे के जन्म के बाद हालात खराब हुए और बुराई बड़े स्तर पर पहुंच गई होगी टाइम टू टाइम। और वही मैक्सिमम 12 तक। 12 में थोड़ा बहुत कहीं से किसी वर्षफल के अनुसार अच्छे हालात बन गए, तो 16 में मैक्सिमम। 92 का जन्म है उस बच्ची का, 12 और 16 दोनों उम्र वो निकल चुकी है। तो लाल किताब में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, एक प्रकार से ग्रामर की तरीके से, लेकिन अलग अलग घर में जाके हालात परिवर्तन भी होते हैं। जैसे कि एक सूत्र है, शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, स्त्री, यानी कि शनि चंद्र या शनि शुक्र, उनको जो देखे वो गिरे आस औलाद से। मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा एक मित्र है, उसका शनि चंद्र 9वें घर में है और शुक्र तीसरे घर में है, यानी कि स्त्री गिरे भी। और आस औलाद से उस लड़के की शादी हुई और उसकी पत्नी के बच्चा भी हो गया, गर्भवती हुई, और वो अपने मायके में जाके बैठ गई, बाद में लास्ट एंड में जाके उनको तलाक ही हुआ और एक बुरे जीवन में चली गई। तो इस प्रकार के कुछ सूत्र हैं। शनि के साथ स्त्री ग्रह चंद्र या शुक्र हो, उनको कोई ग्रह देखे तब भी इसी तरीके के, वैसे ही बृहस्पति चंद्र के साथ होता है।
और दूसरा सूत्र वही है जो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि बृहस्पति चंद्रमा के साथ होगा तब भी वो चंद्रमा की तरंगों को बढ़ाएगा। इस बात को समझ लीजिए। जैसे मैं बोलता हूं कि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बृहस्पति को बढ़ाता है, और बृहस्पति खाना नंबर 4 चंद्रमा का वहां चंद्रमा को बढ़ाता है। वही माहौल उस जन्म कुंडली में है कि बृहस्पति 11वें घर में, अपने ही घर में। बृहस्पति का भी है खाना नंबर 11, शनि और बृहस्पति दोनों का है। और चंद्रमा खाना नंबर 2 में निरपेक्ष शून्य है। बहुत से कारण है। चंद्रमा खाना नंबर 11 में 5 हिदायतें हैं, चाहे वो अकेला हो चाहे वो किसी ग्रह के साथ हो। और खाना नंबर 3 से मंदा असर आ रहा हो तब तो ये हिदायतें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे चली जाती हैं। इस बात को समझ लीजिए। चंद्रमा 11 छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं तो जो जो याद आता रहता है वो बता देता हूँ। अब वो टेबा आप लोगों के लिए यहाँ डालने में बहुत टाइम लगेगा, आप सभी की नजरों में है, तो उस पर जरा इनायत करिएगा, समझने में आएगा। चलिए, अब मैं अपने सूत्रों पे आ जाता हूँ। चंद्रमा राहु 6, 8, 2, 12 में, और मंगल और बृहस्पति मंदे हो रहे हो। देखिए अब वही सूत्र आ रहा है। बृहस्पति क्या है? संस्कार भरा जीवन। बृहस्पति चंद्रमा को भी मदद देगा। मंगल का भी मित्र है चंद्रमा, मंगल भी चंद्रमा को मदद देगा। अब मैंने सबसे पहले क्या बोल दिया कि चंद्र राहु 2, 6, 8, 12 मिल गए, बृहस्पति और मंगल मंदे हो जाएं, ऐसे व्यक्ति में मिर्गी, पागलपन, नशा आदि की हालात बन जाएगी, यानी कि दुर्दशा हो जाएगी उसकी। जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा 6, 8, 2, 12, मंगल और बृहस्पति कहीं भी मंदे हो रहे हो, पिट रहे हो, खराब हो रहे हो, तो चंद्रमा को मदद ना देंगे, चंद्रमा को कोई बल ना दे रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति मिर्गी, पागलपन, नशा, इन चीजों का आदि हो जाए, शिकार हो जाए, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि दुर्दशा हो जाए बेचारे की। और स्त्री हो, मतलब कि महिला जातक हो, तो इसके अलावा भूत प्रेत जादू टोना का भी शिकार आसानी से हो सकती है। स्त्री मिर्गी की भी हो सकती है, पागलपन की भी शिकार हो सकती है। और आजकल तो नए जमाने में तो भैया लड़कियां स्त्रियां भी खूब नशे पत्ती करने लगी हैं। बात को समझिए। वो जमाने गए जब स्त्रियां थोड़े से अलग माहौल में होती थी। आजकल तो घर घर रावण, घर घर लंका हो गई है। और मैं भी क्या करूं, इतने राम कहाँ से लाऊं? हम्म? जो कि लंका को जलाएं और रावण को मारें। तो भैया इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं जब राहु चंद्र इस प्रकार से 2, 6, 8, 12 में मिल रहे हो। अब बृहस्पति और मंगल, मंगल राहु को कंट्रोल करने लायक ना होगा मंदा, मंगल मंदा होगा तो चंद्रमा को मदद भी नहीं दे सकता, और बृहस्पति मंदा होगा तो चंद्रमा को खाक बढ़ाएगा क्या? समझ जाइए। इस तरीके के हालात, ऐसे जातक अपने मानसिक हालात से, अपनी सोच विचार से दुनिया जहान संसार खानदान से दूर हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनकी सोच बढ़ जाती है बुराई, नेगेटिव सोचने के कारण, दिमागी बेचैनी हो जाने के कारण। वो हमेशा फालतू की चीजों में, सोच विचार में डूबा रहेगा लंबे समय तक, और उसे इस कारण से दुखी दुख मिलेगा, सुख ना मिलेगा, डरपोक हो जाए, भयभीत अवस्था आ जाए, बिलख पड़े, रो पड़े, इस तरीके के हालात, बहक जाए आसानी से,
ऐसे स्त्री या पुरुष को चालाक आदमी 1 सेकंड के अंदर बरगला लें और उससे नाजायज फायदा उठा लें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सहानुभूति बहुत ज्यादा ढूंढता है। और क्योंकि घर परिवार में वो लंबे समय से इस हालात में, मंदे हालात में रहता है, तो घर परिवार वाले किलसने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। हमेशा उसको हेल्प नहीं दे सकते, हमेशा उसको मानसिक संतुष्टि नहीं दे सकते, और नेचुरल है, नहीं हो सकता। फिर ऐसा व्यक्ति बाहर के आकर्षण में जाता है, नशे पत्ती की तरफ चला जाता है। बाहरी लोग, आप देखिए नशे पत्ती करने वाले लड़कियों का कितना नाजायज फायदा उठाया जाता है, समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, हमारी बहन बेटियां सब यहाँ बैठी हुई हैं, बात समझने की कोशिश करिए। इस तरीके के हालात बना देता है। और कुछ सूत्रों पे इसी तरीके की बात कर देता हूं, उन योगों को भी समझिए, क्योंकि इसका तो मैंने नाम ही रखा है प्रेतात्मा प्रकोप, लेकिन इस प्रेतात्मा प्रकोप को नशा, पागलपन, मिर्गी, हिस्टीरिया, इन सब से जोड़ के समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है। चंद्र और राहु 12वें घर में, चंद्र राहु 12वें घर में, केतु छठे घर में होगा। चंद्र केतु 12वें घर में, पहले मैंने बोला चंद्र राहु 12 में, वो तो उसी से संबंधित हो गया, 6 2 8 12 से राहु केतु, राहु चंद्र। दूसरा मैंने बोला केतु और चंद्रमा 12वें में, इस बात को समझिए। एक और योग समझिए, शनिचर खाना नंबर 1862 में हो, शनिचर का सूत्र समझिए 1862 में, चंद्रमा बुध छठे घर में हो, इस बात को समझिए। अब देखिए, इस सूत्र को बताने का कारण समझने की कोशिश करिएगा। चंद्रमा बुध के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम, बकरी दूध देगी तो मींगने डाल के। हम्म? चंद्रमा छठे घर में वैसे ही कमजोर, है ना। शनि 1 में होगा, या 8 में होगा, या 6 में होगा, या 2 में होगा, इस चंद्रमा से संबंध बना लेगा। और उसी समय अगर मंगल चौथे में हो, पॉइंट नोट करिए, तो ये और भी ज्यादा बुराई के स्तर पे आ जाएगा योग, क्योंकि मैंने बुध चंद्र छठे घर में बोले हैं, इस बात को समझ लीजिए। चंद्र अकेला छठे में होता तो मंगल और चंद्र की थोड़ी हेल्प हो जाती, या सूरज छठे घर में होता तो मंगल 4 का भी अच्छा ही इफेक्ट दे देता है, चंद्रमा भी थोड़ी बहुत मदद ही हो जाती है मंगल और चंद्र की। लेकिन वहां पे बुध इन्वॉल्वमेंट हो गई, और जहां मंगल 4 बुध 6 हुआ, तो ऐसा जातक और उस जातक की माता, दोनों में से कोई बचपन में ही मर जाए। सोचिए, यहां तो चंद्रमा भी बैठा है, मैं तो सिर्फ ये बात जो कह रहा हूं कि बचपन में ही माता चल बसे मर जाए, चंद्रमा नष्ट हो जाता है, मंगल 4 बुध 6, इतना घनघोर योग। और माँ बेटा दोनों जिंदा भी रह जाए तो सारी जिंदगी दुखी, परेशान, दिमागी डिस्टरबेंस, दोनों में या एक में, कई बार दो में भी मिलती है। मेरे पास ऐसे भी कई टेवे पड़े हुए हैं कि माँ और बेटा, या माँ या बेटी दोनों दुखी, इस हालात में चले जाते हैं। ये समझने की कोशिश करिए कि ये सूत्र बन किस तरीके से रहे, और चंद्रमा बुध के साथ क्या हालत होगी, और चंद्रमा छठे घर में क्या हालत होती है, आप समझ जाइए। और फिर मैंने बोल दिया मंगल अगर 4 में हो तो और घनघोर बुरे हालात। और समझ लीजिए, सूरज 7वें घर में, शनि 1 में, और बृहस्पति 12 में हो जाए, इसी प्रकार के हालात। और चंद्रमा उस समय अगर 8वें घर में चला जाए, आप देखिए यहाँ पे शनि 1 बोला, चंद्रमा 8 बोला। आप सूत्रों को समझने की कोशिश करिए, रट्टा मत मारिए, नोट करिए, इसी प्रकार से और भी माहौल को आप आसानी से समझ सकेंगे। चंद्रमा 2 में हो, राहु 8 में हो,
या चंद्रमा 2 में हो, केतु 8 में हो, तब भी इसी तरीके के हालात। मंगल 7वें घर में हो जाए, शुक्र 6ठे घर में हो जाए। अब यहां पे गौर करिएगा, जो मुख्य मुख्य खास बातें मैंने बताई हैं इसमें, राहु और चंद्रमा का खराब होना और मंगल और बृहस्पति का मंदा होना, सिर्फ यही कहा है मैंने। इस बात को ध्यान कर लीजिए। ऐसा जब भी होगा जब राहु और चंद्रमा खराब हो, मंदे हो रहे हो, और मंगल बृहस्पति भी साथ में, मंगल और बृहस्पति भी मंदे हो रहे हो, जब जब ऐसा होगा, ऐसे लोगों पर प्रेत बाधा, मृगी हिस्टीरिया, पागलपन, मानसिक प्रकोप हावी होंगे। यानी कि इस प्रकार की प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप समझिए, इस प्रकार के हालात के लिए कुछ शानदार उपाय, और बड़े अजीब से उपाय हैं। लाल किताब से थोड़ा हटके बोलूंगा उपाय। अगर इस तरीके के टेवे में हालात बन रहे हों, तो साफ शुद्ध, मतलब कि प्योर, अपने आंखों के आगे निकलवाया हुआ सरसों का तेल शरीर की पूरे की मालिश करवाइए, और सूरज के सामने, खास तौर से जब मिर्गी हो, हिस्टीरिया हो, पागलपन हो, या मानसिक विकार हो, और 2-2 4-4 घंटे सूरज के सामने धूप में बैठिए, और धूप में ही ये मालिश करवाइएगा। ये मालिश भी धूप में ही करवानी है, शुद्ध सरसों के तेल की। धूप में ही, धूप में ही मालिश करवाइए, और धूप में 2-4 घंटे बैठिए। और ये भी ध्यान करिए कि 1-2 बार करने से तो कुछ होगा नहीं, लंबा प्रोसीजर है, महीनों महीनों तक। इस बात को ध्यान, आराम जरूर होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। कम से कम 43 दिन करवाइए, हो सके तो 3-4 महीने करवा लीजिए, आराम जरूर होगा। जो मिर्गी हिस्टीरिया जैसे रोग हैं उनको आराम मिल जाएगा। एक और बात, गधे, घोड़े या सुअर के बाल, गधे, घोड़े या सुअर के बाल को जलाकर धुआं लेने से भी मिर्गी के और जो मतलब मानसिक रोग हैं उनमें फायदा जरूर होता है। और ये करना हो तो कम से कम 23 हफ्ते, मतलब हफ्ते में एक दिन करते रहिए, 23 हफ्ते तक। एक और उपाय ले लीजिए इससे संबंधित, मिर्गी हिस्टीरिया से संबंधित। राई अपामार्ग के बीज, अपामार्ग तो बहुत जगह उग जाती है, और नीम की छाल, नीम की छाल ना मिले तो अमरबेल आती है, अमरबेल तो बहुत जगह पैदा हो ही जाती है। इन सबको सुखाकर, कूट कर, और इसकी हवन सामग्री बनाकर, राई, अपामार्ग, अपामार्ग को चिरचिटी भी बोलते हैं देसी भाषा में, ये भी समझ लीजिए। नीम की छाल, नीम की छाल ना मिले तो अमरबेल भी लिया जा सकता है, और नीम की छाल तो मिली जाती है, अमरबेल भी मिली जाती है। इन सबको कूट पीस लीजिए, सुखाकर, और इनकी हवन सामग्री बनाइए, और हवन करते रहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन, 23 हफ्ते तक। और जो मिर्गी का पेशेंट है, वो उस हवन कुंड के पास ही बैठे, और जो ये हवन का धुआं निकलेगा, इस धुएं को ज्यादा से ज्यादा, बल्कि ये 43 हफ्ते करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी, मतलब नाक के द्वारा ही धुआं लिया जाता है, हवन का धुआं। और देसी घी में हवन करना है, शुद्ध गाय के देसी घी, देसी गाय का। इससे मिर्गी, हिस्टीरिया, पागलपन के रोग में फायदा मिलेगा। उसके अलावा राहु की वस्तुएं रात को सिरहाने रखकर
सुबह बहते जल में बहा दें। केसर का टीका। या फिर एक काम और किया जा सकता है, केसर, चंदन या हल्दी मदार के दूध में मिलाकर टीका लगाएं। मदार का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे, आकेड़ा बोलते हैं मदार। आकेड़ा में, आकेड़ा का पत्ता या टहनी आप तोड़ेंगे तो वहां से दूध निकलता है, ये भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अच्छा खासा मिर्गी हिस्टीरिया के पेशेंट को फायदा मिल जाता है। सुमित अरोड़ा, आप हैं क्या?